2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से एकदम पहले चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए मुसीबत बन गए। इतना हुआ कि नीतीश कुमार के सीट शेयर कम हो गए। राष्ट्रीय जनता दल का सीट शेयर बढ़ा, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बन करके उभरी, लेकिन वो मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का नहीं हुआ। और इस सब के पीछे नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दोषी ठहराया कि वो जेडीयू के विरुद्ध लड़ करके उन्होंने जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की है। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी अपनी ही पार्टी तोड़ दी गई। चाचा पशुपतिनाथ पारस केंद्र में मंत्री बने और एलजेपी के दो फाड़ हो गए। आज परिस्थितियां कुछ इस तरीके की हैं कि चाचा साइडलाइन हो गए हैं और चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, और उनका जो गुट है एलजेपी रामविलास, वो एनडीए का एक घटक दल है। नीतीश कुमार के साथ राजनीति खेल ही कुछ इस तरीके का होता है। अब वो छोटे भाई और हनुमान की भी उपाधि देते हैं अपने आप को नरेंद्र मोदी के लिए, चिराग पासवान। लेकिन इस सब के बीच में ऐसे लगता है कि डेजा वू अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका ये मतलब होता है कि पुरानी बात अगर आपको याद आने लगे या ऐसे लगे कि ये तो कुछ जाना जाना सा है। ठीक वही चीज 5 साल बाद बिहार में चिराग पासवान फिर कर रहे हैं। अब की बार सिर्फ जेडीयू के विरुद्ध नहीं, बीजेपी के भी विरुद्ध लड़ने की बात कह रहे हैं। उन्होंने ये बयान दे दिया है कि मैं बिहार की 243 सीट्स, सारी सीट्स पर चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी लड़ेगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो क्या ये चिराग पासवान की फिर से एनडीए से बगावत है, या इसके पीछे कोई रणनीति है और सीक्रेट आशीर्वाद बीजेपी का है? आइए आपको इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले चिराग पासवान का बयान, आप जानते हैं कि वो ये एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं और अब और ज्यादा स्पष्ट होते चले जा रहे हैं। तो उनका एक लेटेस्ट बयान आपको सुना देते हैं। तो जिन लोगों ने बांटने की राजनीति को साधने का काम किया, उन्होंने तो अपने घर परिवार को खूबसूरत और विकसित बना लिया और हम बिहारियों को सड़क पर छोड़ दिया, गरीबी में छोड़ दिया, भूखमरी में छोड़ने का काम किया। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों से, अब वो समय दूर नहीं है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं कि हां, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। अब आप जानते हैं कि चिराग पासवान कि एलजेपी का एक एरिया ऑफ डोमिनेशन है। पासवान समुदाय में उनके वोट्स अच्छे खासे हैं। उनके पिताजी के ज़माने से, रामविलास पासवान के ज़माने से, ये एक पैठ, हाजीपुर और तमाम इलाके में उन्होंने बनाई हुई है। ये पार्टी विधानसभा में भी कुछ सीटों तक सिमटी रही पासवान वोट बैंक के चलते, और संसद में भी जब लोकसभा के चुनाव होते थे तो ये 4-5 सीट की पार्टी बन करके रही। लेकिन चिराग पासवान का ऐसा मानना था कि अब एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी को पैन बिहार पार्टी बनाना है, उसको 4-5 सीट तक सीमित नहीं रखना है। रीजनल में भी इतना सब रीजनल हो करके तो आप आगे राजनीति में बढ़ नहीं सकते। इस वजह से हमने 2020 में देखा, और दोबारा उस बात का हवाला देते हैं, 2020 में उन्होंने जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं, बीजेपी में वो अपने आप को कहते थे मैं तो मोदी जी का हनुमान हूं, और उस समय रामविलास पासवान की डेथ हुए महज कुछ महीने ही हुए थे। तो जेडीयू के एकदम खुले विरुद्ध में चिराग पासवान आ गए, और जेडीयू से, यानी कि नीतीश कुमार से उनकी खटास वो किसी से छुपी भी नहीं थी। बहुत ही बड़े क्लियरली हर किसी को मालूम था कि क्या हो रहा है। नीतीश कुमार भी बहुत क्लियरली ये चीज़ बता रहे थे कि ये गड़बड़ कर रहा है, इसकी वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं।
जेडीयू के जितने प्रवक्ता थे वो खुले मंच से, एनडीए का हाल ये हो गया था कि एक एनडीए का घटक दल दूसरे घटक दल को खुल के खरी खोटी सुना रहा था। सारी चीजें ओपनली हो रही थी। परिणाम, नतीजे आए, जेडीयू का सीट शेयर कम हुआ, जेडीयू का वोट शेयर कम हुआ, उसको एलजेपी ने खाया। लेकिन बीजेपी के विरुद्ध क्योंकि वो नहीं लड़ रहे थे, इस वजह से बीजेपी का वोट ग्राफ बढ़ा। अच्छा, जहाँ जहाँ जेडीयू और एलजेपी दोनों लड़े, वहाँ पर फ़ायदा बहुत सारी सीटों में विपक्ष को हो गया। आरजेडी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, हालांकि वो सरकार नहीं बना पाए। ये तो बात 2020 की थी। लेकिन अब ये जो नया बयान दे दिया, जिसमें इनका ये कहना है कि हम तो 243 सीट्स पर लगेंगे। उस समय तो चलिए जेडीयू से नाराज़गी थी, लेकिन अब अगर आप लड़ेंगे तो आप तो बीजेपी की सीट पर भी लड़ जाएंगे, यानी कि आप बीजेपी का भी वोट खा जाएंगे। ये वोट कंसोलिडेशन की जगह वोट खाने की रणनीति क्या है? यानी कि हनुमान फिर से बिदक गया। क्या हनुमान अपने प्रभु राम से फिर से नाराज़ हो गए? क्या फिर से पार्टी टूटेगी या फिर कुछ सबक सिखाया जाएगा? चिराग पासवान ने ये पंट और ये पोजीशन क्यों ली है, इसको लेकर के तमाम थ्योरी अब सामने आ रही है। मैं चाहूंगा कि आप कुछ बयान सुने वरिष्ठ पत्रकारों के, उसके बाद हम आपको अपना टेक देंगे। देखिए, जहां तक सवाल है चिराग पासवान के इस अनाउंसमेंट का कि वो बिहार की सारी 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाले हैं और खुद भी वो इलेक्शन लड़ेंगे बिहार से, हमको लगता है कि ये संभव ही नहीं है। ये एक बार्गेनिंग टैक्टिक से अधिक सीट लेने के लिए, क्योंकि बिना बीजेपी की इच्छा के वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो सेंटर में मंत्री हैं एनडीए के, और वो बीजेपी को एंटागोनाइज करके कोई ऐसा स्टेप नहीं ले सकते हैं जिससे बीजेपी को भी हानि। वो अगर बिहार में सारे सीट पर लड़ते हैं इलेक्शन, तो निश्चय है बीजेपी को काफ़ी हानि हुई उससे। पिछले बार उनको बीजेपी का टैसिट सपोर्ट था जब उन्होंने इलेक्शन में नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स के अगेंस्ट में सेलेक्ट ढंग से अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, तो लेकिन वो परिस्थिति अलग थी, उससे नीतीश कुमार को हानि हुआ था। लेकिन अगर वो सारे सीट पर इलेक्शन लड़ते हैं तो बीजेपी को हानि हो जाएगी। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि चिराग पासवान के पुराने, अगर आप देखिएगा जिस तरीके की राजनीति उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित किया था, वो ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि किसी भी हालत में वो बिहार के सारे सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये बार्गेनिंग का सवाल है। और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि सारे ये कोशिशों के बावजूद भी उनको 28-30 से अधिक एनडीए में सीट मिलने नहीं जा रहा है। तो ये केवल एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग के लिए वो ऐसी बात कह रहे हैं, इससे ज़्यादा हम इसको ज़्यादा तूल नहीं देते हैं इस चीज़ को। तो अब आपको बताते हैं, जो लोगों से बात करके जो बात समझ में आई है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, हो सकता है कि चिराग पासवान की तरफ से ये सिर्फ अपने आप को एक पोजीशन करने का एक तरीका है, चर्चा में, बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चा में बने रहने के लिए। और आप लोगों को और पार्टी को आप गैल्वेनाइज कर दें कि पूरे पैन बिहार हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि जब 2020 में चुनाव हुआ तो 2020 के चुनाव में भी हमने देखा था कि एक प्रयास ये था कि अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस से, अपने गढ़ से थोड़ा सा बाहर निकल करके ऐसी ऐसी जगह जा करके पार्टी का एक संगठन बनाया जाए, भले ही हार जाए लेकिन एक संगठन बनाया जाए ताकि आगे के चुनाव में फायदा मिले। तो इस वजह से पहले तो आप जेडीयू के खिलाफ लड़े, अब की आप सब जगह लड़ना चाहते हैं, पर अर्ली पोजीशनिंग है, अर्ली पंट है। कल को अगर भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि नहीं आप इतना नहीं लड़ेंगे, इतनी सीटें लड़ेंगे, तो फिर आप रिलैक्स कर दें। क्या है ये इसलिए किया, ये भी इसलिए भी किया जा सकता है कि अगर मैं 243 लड़ रहा हूं तो गिरते गिरते कहां गिरूंगा, कम होते होते कितना कम हो जाऊंगा। अगर मेरी शुरुआत ही 4-5 हो, 10 हो, तो उससे आगे तो फिर मैं जा ही नहीं पाऊंगा, फिर मुझे 10 थमा दी जाएंगी। बेंचमार्क 243 रख दो तो गिरते गिरते कहीं तो पहुंचेंगे। क्या ये थिंकिंग है चिराग पासवान की? ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। अभी भी हमारा ये मानना है कि ये बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के विरुद्ध बगावत नहीं है। हालांकि वो बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन ये अभी भी बीजेपी के खिलाफ बगावत जैसी बात नहीं लगती, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं,
बीजेपी का कोई भी नेता उनके विरुद्ध कुछ उस तरीके का तीखे बोल नहीं बोल रहा है, जैसे कि हमने पिछली बार होते हुए देख लिया था। पिछली बार आप जानते हैं बीजेपी के नेता बहुत क्लियरली बोलने लगे थे कि नहीं, आपको जेडीयू को ही वोट देना होगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जेडीयू के साथ गठबंधन है। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था चिराग पासवान के खिलाफ। इनफैक्ट वो बाहर भी थे एनडीए के, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। अब कि वो बाहर नहीं है एनडीए के, एनडीए का हिस्सा है। तो फिर अगले पॉइंट पर आते हैं। दरअसल ये चिराग पासवान की तरफ से एक प्रयास हो सकता है अपने आप को नीतीश कुमार और जेडीयू के रिप्लेसमेंट की तरह प्रस्तुत करना, कि आप पिछड़ों की राजनीति, अति पिछड़ा की राजनीति करने और महादलित की राजनीति करने वाले जेडीयू के नीतीश कुमार, जो अब बीमार चल रहे हैं, उनको हम न बीमार कहेंगे न कुछ कहेंगे, आप रहिए। लेकिन अब सपोज अगर उनमें नो कॉन्फिडेंस होगा तो फिर आप हमें भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी मैदान में हैं। ऐसे में जेडीयू की पोजीशन को और कमज़ोर करने की कोशिश। और अगर बीजेपी का आशीर्वाद रहता है तो बात कुछ इस तरीके की हो सकती है कि जेडीयू में भी आप फूट डालने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, राजनीति में हर कोई हमेशा ये देखता है कि किसके सिर पर आशीर्वाद है, और जिसके सिर पर आशीर्वाद होता है उसको उगता सूरज माना जाता है। तो क्या ये भी प्रयास हो सकता है खास तौर से चिराग पासवान की तरफ से कि जेडीयू तोड़ दी जाए, और जेडीयू जब छिटके तो वो विपक्ष में जाने के बजाय उनके पास आ जाए। यहीं पर आता है अगला पॉइंट। एक ये पॉइंट तो था अपने आप को जेडीयू के रिप्लेसमेंट की तरह प्रस्तुत करना बिहार की राजनीति में। देखिए, आज की डेट में जेडीयू को आप बहुत ज़्यादा और डायरेक्टली अपसेट नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र में जो आपकी केंद्र सरकार चल रही है वो जेडीयू के मुख्य रूप से दो लोगों के बदौलत चल रही है, वो जेडीयू एंड चंद्रबाबू नायडू। इनमें से एक भी खिसका तो ज़रा गड़बड़ हो जाएगी, मतलब लेने के देने पड़ सकते हैं मोदी सरकार को केंद्र में। तो आप बहुत ही ओपनली बीजेपी इस चीज़ का समर्थन नहीं कर सकती। इसी वजह से अभी पिक्चर बाकी है, एक किस तरीके की पोजीशन ली जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं रखना चाहता हूं वो है, फर्ज कीजिए अगर जेडीयू और बीजेपी दोनों के ही कैंडिडेट के साथ साथ एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान के कैंडिडेट भी लड़ रहे हों, ऐसे के पीछे रणनीति क्या हो सकती है? एक बात जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है वो ये है कि ये भी हो सकता है कि बैकवर्ड वोट्स के छिटकने और महादलित और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के वोट्स, शेड्यूल्ड कास्ट वोट्स, इन सारे वोट्स का विपक्ष के पास ना चला जाना, और सपोज अगर वो विपक्ष के खिलाफ, जैसे जहां जहां सपोज बीजेपी नहीं लड़ रही है जेडीयू लड़ रही है, वहां पर अगर ये जा रहे हैं तो ये वो कुछ वोट ईबीसी और कुछ वोट पासवान्स के और दलित्स के अपने कंट्रोल में ले लेंगे। मकसद ये हो सकता है कि कम से कम वो आए हमारे ही पास, भले ही हम ना जीतें, लेकिन वो आरजेडी को ना चले जाएं, वो वोट कांग्रेस को ना चले जाएं, वो महागठबंधन के किसी फोर्स के पास ना चले जाएं, रहें अपने में ही। अब ये जेडीयू की सीट पर 2020 की गणित हो सकती है चिराग पासवान की, लेकिन क्या इस बार वो बीजेपी की सीट्स पर भी गणित है कि जहां बीजेपी का कैंडिडेट है वहां पर भी चिराग पासवान का एक कैंडिडेट रहे, पासवान वोट और दलित वोट को कुछ हद तक अपने हिस्से में लेने के लिए, कि आप भले ही जीते नहीं लेकिन आप ये सुनिश्चित कर लें कि वो वोट बीजेपी के कैंडिडेट के पास नहीं जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो विपक्ष के किसी कैंडिडेट के पास चले जाए। और इसकी गुंजाइश राजनीति में हमेशा रहती है। आप जानते हैं कास्ट सेंसस को लेकर के एक अच्छी खासी मुहिम छेड़ी है। आप जानते हैं कि संविधान बदलने को लेकर के जो बात हो रही है, और दलित वोट कंसोलिडेशन को लेकर के बहुत सारे प्लेयर्स खास तौर से महागठबंधन में वो प्रयास कर रहे हैं कि वो उनके साथ रहें। और इस बार एक डायनामिक्स और है, वो है प्रशांत किशोर। कितने सफल रहेंगे हम नहीं जानते हैं, एकदम पॉलिटिकल स्टार्टअप है अपना, उन्होंने वॉक किया है कई सालों तक, लेकिन एकदम से कितना जोर लगा करके कितनी सीट निकाल ले जाएंगे
आप संगठन बनाइए और संगठन बना करके उसको वोट में तब्दील कर लीजिए। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप हों चाहे जितने भी महान पॉलिटिकल पंडित लोगों को चुनाव जिताते हों, लेकिन अपने खुद के चुनाव जीतने में नानी याद आ जाती है। कार्डर इस तरीके से नहीं बनता, धीरे धीरे करके बनता है। कुछ हार के बाद जीत आती है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का एवोल्यूशन इसी तरीके से हुआ है। तो इन सब चीज़ों में क्या ये एक सोची हुई रणनीति भी हो सकती है कि इतना छितरा दो, जो वोट हमारे पास नहीं आ रहा है उसमें इतना वो डिवाइड हो जाए कि वो ऑपोजिशन के पास भी ना जाए? क्या ये एक रणनीति है? और मैं वो उस पॉइंट के पास वापस जाना चाहता हूं कि वो किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द जेडीयू चिराग पासवान, कि वो बिहार में अपने आप को नेक्स्ट बिग थिंग की तरह प्रोजेक्ट करें। उनके तमाम चाहने वाले, उनका ये मानना है कि ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सन ऑफ बिहार, इनको अब मुख्यमंत्री के चेहरे की तरह प्रोजेक्ट करना चाहिए। वो होगा या नहीं हम नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की आंखों की शर्म रही कि उनको मुख्यमंत्री रहने दिया। अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार कुछ कुछ हरकतें कर जाते हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी चेहरा उन्हीं को बने देना चाहती है। उसके पीछे की गणित एक और है कि सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो गुस्सा है, वो बीजेपी के खिलाफ ना हो, उसके चेहरा नीतीश कुमार ही रहे। 2005 से लेकर के 2025 तक, यानी कि 20 साल तक नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के बिहार के चेहरा रहे हैं। तो वो 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उसमें आई टहलती हुई विपक्ष की सरकारें कुछ कुछ समय के लिए, नीतीश कुमार उसमें मुख्यमंत्री रहे, ऐसे अलट पलट, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा वही रहे। तो ऐसे में वो एंटी इनकम्बेंसी का चेहरा नीतीश कुमार ही रहे। इस वजह से बीजेपी ये गणित कर रही है। लेकिन चिराग पासवान के इस डिसीजन के पीछे क्या ये वजहें हो सकती हैं जिसमें वो अपने आप को एक तो एज अ सब्सटीट्यूट टू जेडीयू, पोजिशनिंग हिमसेल्फ एज अ सीएम फेस, और एलजेपी रामविलास यानी कि अपनी पार्टी को एक पैन बिहार पार्टी की तरह प्रस्तुत करने का एक और प्रयास, जो उन्होंने 2024 के चुनाव में कुछ हद तक किया, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली वो एनडीए में वापस आ गए थे और एनडीए गठबंधन के साथ लड़े थे, तो उनको सफलता भी हाथ लगी, लेकिन सीटें लिमिटेड थी। 2020 की गणित ये थी कि सीटें बढ़ें। इस बार क्या ये चाल इसीलिए चली जा रही है ताकि अपनी पार्टी को एक बिहार, पूरे बिहार भर में आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों पर आपकी राय क्या है? कुछ और नई चीज़ आपको लगती है चिराग पासवान की, तो वो भी बताइएगा। क्या गणित हो सकती है जिससे चिराग पासवान ये सब कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा ज़रूर। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।